हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है संडे स्पेशल पार्ट 2। इसके पहले भी संडे स्पेशल पार्ट 1 में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के एक टॉपिक से सिख गुरुओं के बारे में जो भी संबंधित प्रश्न बनते थे मैंने उसमें बताया है। 23 मिनट का वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज है संडे स्पेशल पार्ट 2 और आज है फिजिक्स यानी कि भौतिकी का सेशन, और इसमें करेंगे कुछ खास जिससे जो भी संबंधित प्रश्न बनेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वो जानेंगे। कोशिश करूँगी इसमें आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक ले जाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिकी में। तो सबसे पहले बात आती है मात्रक। तो मात्रक क्या है? तो मात्रक क्या हो जाता है कि किसी राशि को मापन के मानक को ही मात्रक कहा जाता है। परिभाषा तो हमसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए पता होना चाहिए। तो इससे संबंधित प्रश्न क्या बनता है? तो जैसे कि पूछ लिया जाता है कि मात्रक को कितनी पद्धति में बांटा गया है, यानी कि मात्रक या इसे मापन पद्धति भी बोला जाता है। तो इसे कितने पार्ट में बांटा गया है? तो 3 पार्ट में। कौन कौन? तो पहला पार्ट है हमारा क्या, CGS पद्धति जिससे बोला जाता है, CGS पद्धति। दूसरा है FPS पद्धति, FPS पद्धति। और तीसरा है हमारा MKS पद्धति, MKS पद्धति। तो CGS पद्धति में क्या क्या आ जाएगा? CGS में इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इससे क्या क्या होता है। तो CGS होता है, C से होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। G से क्या होगा? G से होगा ग्राम। ग्राम किस लिए आता है? तो मास वगैरह को यानी कि द्रव्यमान को मापने में। सेकेंड किस लिए आता है? सेकेंड आता है टाइम के माप के लिए। और सेंटीमीटर किस लिए आता है? तो ये आता है लंबाई के माप के लिए, यानी कि लेंथ के लिए। अब आते हैं FPS पद्धति में। तो F से क्या हो जाता है? F से होता है फुट, P से होता है पाउंड। बस जानकारी के लिए पता होना चाहिए। और S से यहाँ भी हो गया सेकेंड। उसी तरह M से क्या होगा हमारा? मीटर, मीटर लंबाई को डिनोट करता है। K से क्या होगा? किलोग्राम। और S से क्या हो जाएगा? तो S से सेकेंड। ये हुआ हमारा 3 मात्रक या मापन पद्धति। तो इसमें बस ध्यान रखना है कि कौन कौन सा पद्धति होता है, CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति, जिसमें मैंने सभी का फुल फॉर्म बता दिया है। अब कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी जान लेते हैं। आप लोग भी इसको नोट करते जाइएगा, उससे होगा क्या कि आपकी रिवीजन में मदद मिलेगा। तो एक मान पूछ लिया जाता है कि जैसे कि डेसी में कितना मान होता है, कितना मीटर होता है, सेंटी में कितना होता है, मिली में कितना होता है, सेंटी है, मिली, माइक्रो में कितना होता है, फिर नैनो, पिको, हेक्टो, एटो। ठीक है, इसमें ज़्यादा बार पूछा गया है माइक्रो, नैनो और किसका? एटो का। तो ध्यान रखना है ये तीनों का खास कर जरूर। लेकिन इसको याद रखने का भी एक तरीका है, ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि देसी है, तो देसी यानी कि देसी, तो कोई भी देसी चीज़ क्या होता है? 1 नंबर होता है। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि 10 पर पावर -1 मीटर होता है डेसी का मान। उसी तरह 1 सेंटी का कितना हो जाएगा? तो 1 सेंटी का हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर। ऐसे भी फिर पहले मान लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। मिली का कितना हो जाता है? 10 टू द पावर -3 मीटर। माइक्रो का कितना हो जाता है? 10 टू द पावर -6 मीटर।
और नैनो का कितना होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। उसी तरह पिको का मान पूछ लिया जाता है तो 10⁻⁻12 मीटर, और फेक्टो का हो जाता है 10⁻⁻15 मीटर, और एटो का हो जाता है 10⁻⁻18 मीटर। इसके लिए एक ट्रिक है, अगर आप चाहें तो उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने याद किया है। तो कैसे याद रख सकते हैं, तो देसी चीज़ कोई भी क्या होता है पहला नंबर में होता है, और देसी है यानी कि देसी लड़का ही मान लीजिए। तो देसी लड़का है तो क्या आएगा, नंबर 1 में आएगा, और नंबर 1 में आएगा तो देसी का मान क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। देसी लड़का था, क्या रहता था, सेंटी रहता था। नहीं कहता है कि अकेले है तो बहुत उदास रहता है, तो सेंटी रहता था। तो हुआ क्या कि 10⁻⁻2 मीटर हो गया उसका। फिर सेंटी होके किससे मिला, तो मिली से मिला। तो मिली से जब मिला तो 10⁻3 मीटर हो गया। उसी तरह उसने क्या किया, फिर माइक्रो लिया। माइक्रोफोन का यूज तो करते ही है, तो मिली से जब मिलेगा तो बतियाएगा ना, तो माइक्रो का इस्तेमाल करेगा, जो कि कितना है 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ ध्यान देना है कि लगातार नहीं करते जाना है, यहाँ गैप हो रहा है। फिर बात करते हैं माइक्रो पे जब बतियाएगा तो फिर नैनो कार में भी तो घुमाएगा, नैनो कार में घुमाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। फिर बात करते हैं पीको के, तो पीको क्या सुने हैं ना कि साड़ी में पीको कराया जाता है, वो कितना रुपया में मिलेगा, तो आपको मिलेगा 12 रुपया में। तो नैनो में ले गया तो पीको करवाना पड़ा, पीको तो 10⁻12 मीटर। फिर चलते हैं फेक्टो, तो फेक्टो में गया तो कितना लगा 10⁻15। ऐसे भी याद रखिएगा, फ और 15 का कॉम्बिनेशन बन जाता है। फिर बैठेगा ऑटो, ऑटो यानी कि एटो, और जब ऑटो में बैठेगा तो 18 रुपया लगेगा, तो 10⁻18। तो ये हो गया हमारा याद रखने का तरीका, किसको हंसी मजाक में करते हुए याद रख सकते हैं कि किसका कितना मान है। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक में, क्या इसमें आ सकता है। तो एक हो जाता है आधारी मूल मात्रक। आधारी मूल मात्रक, आधारी मूल मात्रक में क्या क्या पूछ लिया जाता है, तो इसमें क्या पूछ लेता है कि लंबाई का क्या होगा, ये कि लंबाई को किससे डिनोट किया जाएगा, द्रव्यमान को किस में डिनोट किया जाएगा, या फिर समय को किस में डिनोट किया जाएगा, तापमान को किस में डिनोट किया जाएगा, यानी कि इसका मात्रक सीधा सीधी पूछ लिया जाता है। पूछा भी गया है विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता, और क्या पदार्थ की मात्रा भी पूछ लिया जाता है, पदार्थ की मात्रा का। तो चलिए बात करते हैं बारी बारी से। तो लंबाई का क्या हो जाता है मात्रक, मीटर हो जाता है, और मीटर को किससे सूचित करते हैं, एम से। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है केजी यानी कि किलोग्राम, ठीक है। समय का हो जाता है सेकेंड। पदार्थ की मात्रा का हो जाता है मोल। ये भी बहुत बार पूछा गया है क्योंकि ये तो कॉमन है, ये आम बोलचाल में भी हम लोग को पता है, लेकिन इसका ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं तापमान का, तो तापमान का क्या हो जाएगा केल्विन, और केल्विन को किससे सूचित किया जाता है तो के से। विद्युत धारा का क्या हो जाता है एम्पियर, और ये इसको किससे सूचित किया जाता है तो ए से। और ज्योति तीव्रता का तो कैंडेला। ये सब कुछ कुछ मुख्य है जो सिर्फ आपको बता रही हूँ। इसको किया जाता है सीडी से, ये दोनों को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अब आता है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक,
समझिए, आप लोग को बेसिक लेवल से पूरा टॉपिक ही बताने का कोशिश कर रही हूँ कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे शुरुआत करना है और इससे क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो संपूर्ण मात्रक में क्या क्या आ जाएगा, पूछ लिया जाता है कि समतल कोण का मात्रक क्या होगा। समतल कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाता है रेडियन। रेडियन यही पूछ देता है कि घन रहेगा या फिर ठोस रहेगा या फिर कोण रहेगा, इसका संपूरक मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन, तो कंफ्यूज नहीं होना। समतल कोण रहेगा तब रेडियन, घन या ठोस या कोण रहेगा तो अस्टेरेडियन, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमें जानना है, एक होता है खगोलीय इकाई, जानना है, इससे भी कुछ प्रश्न बनते हैं। खगोलीय इकाई, अब खगोलीय इकाई में क्या क्या हो जाता है, खगोलीय इकाई ऐसे है क्या, ये जान लेते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ही खगोलीय इकाई है। पृथ्वी और, कभी कभी सेंटेंस में दे देता है क्वेश्चन, तो सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय इकाई है। तो इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि एक खगोलीय मात्रक का मान कितना होता है, एक खगोलीय मात्रक का मान कितना होता है, तो कितना हो जाता है 1.496 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 1.496 गुने 10⁻⁻11 मीटर किसका होता है, एक खगोलीय मात्रक का मीटर, ये होता है, मान होता है। उसी तरह एक होता है प्रकाश वर्ष। क्या होता है, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है, सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि दूरी का मात्रक क्या है। दूरी का मात्रक, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दूरी का मात्रक में हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, और इसमें इसका मान भी पूछ लिया जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना हो जाता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये होता है एक प्रकाश वर्ष का मान। इस मान को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए तो इसका मान जरूर याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष का कितना मान होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष से अब आते हैं किस पे, पारसेक पर। पारसेक क्या हो जाता है, ये दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। वहाँ तो था कि दूरी का मात्रक क्या होगा, यहाँ है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो ध्यान देना है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है या दूरी का मात्रक पूछ रहा है। अब इसका मान भी जान लेते हैं कि कितना होता है। तो पारेसक यानी एक पारेसक का मान कितना होता है, एक पारेसक का मान होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारेसक बराबर प्रकाश वर्ष के रूप में इतना मान होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। लेकिन यही मान अगर एक पारेसक बराबर मीटर में पूछ दे तो मान बदल जाता है, हो जाता है 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ध्यान देना है कि ऑप्शन में किस रूप में मतलब कि क्वेश्चन में किस रूप में पूछा जा रहा है और ऑप्शन में क्या है। अगर ये दोनों ऑप्शन में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ए और बी भी दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा तो। लेकिन अगर ये दोनों में से कोई एक रहे तो दोनों में से कोई भी करेगा तो सही जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी जानते हैं। एक होता है, आगे बढ़ते हैं, तो एक आता है सदिश राशि।
तो सदिश राशि, तो हम लोग को सदिश राशि का परिभाषा तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है, या कभी आपको चुनाव करने के लिए दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, तो आपको पता होगा तब ना। तो इसमें अगर परिभाषा की बात करें तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वैसी राशियां ही क्या होती है, सदिश राशियां। लेकिन इसका एक छोटा सा याद रखने का तरीका है कि ब अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो सदिश राशि है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या हो सकता है, तो होता है विस्थापन, विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, बल, आवेग, आवेग, यही सब इत्यादि। देखिएगा उसमें ब छुपा हुआ रहेगा, ब छुपा हुआ है यानी कि सदिश राशि है। बढ़ते हैं, एक और राशि कौन सी हो जाती है, अदिश राशि, अदिश राशि। तो जिसमें ब नहीं रहेगा वही हो जाएगा अदिश राशि, बस इसका अपोजिट याद रखना है। इसका एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो कार्य हो जाता है, शक्ति हो जाता है, ऊर्जा हो जाता है, और क्या होता है, दूरी, आयतन और ताप, यही सब हो जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, लिखा ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है, या फिर कभी ये सारा एग्जाम्पल दे देगा और पूछ देगा कि इनमें से कौन नहीं है। तो ध्यान रखना है कि जिसमें ब रहेगा वो सदिश राशि है, और जिसमें ब नहीं रहेगा वो क्या है, अदिश राशि है। अब देखिए एक क्वेश्चन किस टॉपिक से और पूछ लिया जाता है, प्रक्षेप्य गति। कौन सी गति, प्रक्षेप गति। आप लोग को समझिए पूरा बेसिक रूप से हम बता रहे हैं कि किससे कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन बनता है। आप कहीं पेड ग्रुप में भी पढ़िएगा तो आपको ये ऐसे ही बताया जाएगा, जो कि आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अच्छे अच्छे टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आप लोग इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग से सपोर्ट तो बनता है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो और भी अच्छा अच्छा कंटेंट तैयार करने में हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, और भी कुछ अच्छा कर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए अब आते हैं प्रक्षेप गति से। तो प्रक्षेप गति का परिभाषा जानने की उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो एक आंसर देना है, ऑप्शन के अनुसार टिक करके आना है। तो बस क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आता है वो जान लेते हैं। प्रक्षेप गति का पथ पूछ लिया जाता है कि किस पथ का होता है, तो ये क्या होता है, परवलयाकार। जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बस वो जानना जरूरी है। तो परवलयाकार इसका क्या होता है, पथ होता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल है जो काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसको ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाता है। जैसे कि क्या, कि भाला फेंकने पर, भाला फेंकने पर भाला की गति, भाला फेंकने पर भाला की गति किस पर, मतलब किस गति के कारण होती है। तो ऑप्शन में आपको रहेगा प्रक्षेप गति, तो इसी के कारण होता है। फिर और एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाता है, धनुष से चलाया हुआ बाण की गति, चलाया हुआ बाण की गति। इसमें ध्यान रखना है कि जो चीज़ में क्रिया हो रहा है और उसमें गति लग रहा है, तो वो प्रक्षेप गति के कारण ही हो रहा है। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल पूछा जा चुका है। जैसे कि चलाया गया मिसाइल की गति, चलाया गया मिसाइल की गति, मिसाइल की गति।
और क्या इसमें एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि छक्का मारने पर गेंद की गति। छक्का लगता है तो हम लोग कितना खुश होते हैं, लेकिन वो एक गति से भी तो जाता है, तो उस गति में कौन सा गति छिपा हुआ होता है, तो प्रक्षेप गति। तो छक्का मारने पर गेंद की गति, ये सब एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पे कि और किस किस से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। और एक चीज गेंद कब आता है, तो एक चीज यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, ध्यान रहेगा क्या कि 45 जब 45 डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण पर गेंद लगने पर लंबा छक्का लगेगा। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि सबसे लंबा छक्का कब लगेगा, तो 45 डिग्री के कोण पर अगर गेंद लगेगा तब जाके लंबा छक्का लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से आ जाते हैं जिससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है उत्तोलक। तो उत्तोलक सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है, कि किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। सबसे पहला क्वेश्चन यही हो गया कि किस सिद्धांत पर, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। और उत्तोलक कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन होता है, तो वो भी जान लेते हैं। तो पहला प्रकार होता है, 3 प्रकार का पहले तो ये हो जाता है। और कौन कौन सा होता है, तो प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, और एक क्या हो जाता है लास्ट, तृतीयक उत्तोलक। तो 2 प्रश्न हुआ उत्तोलक से कि किस सिद्धांत पर काम करता है और कितने प्रकार के होता है। तो जान गए कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है और 3 प्रकार के होता है, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। या ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि कौन सा, मतलब ये एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि कौन सा उत्तोलक होगा, प्राथमिक होगा या द्वितीयक होगा या तृतीयक होगा। तो सबसे पहले प्राथमिक के बारे में जानते हैं। तो प्राथमिक में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा कैंची, पिलास, और क्या हो सकता है, नेल कटर। यही सब एग्जाम्पल किसमें होगा, प्राथमिक उत्तोलक में। द्वितीयक उत्तोलक में क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है सरौता। और क्या होता है, नींबू निचोड़ने का मशीन, नींबू निचोड़ने वाला मशीन। और क्या पूछ लिया जाता है, खैनी काटने वाला मशीन, खैनी काटने वाला मशीन। ये सब किसका उदाहरण है, तो द्वितीयक श्रेणी का, यानी द्वितीयक उत्तोलक का। बात करते हैं कि तीसरे उत्तोलक का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, तो चिमटा हो जाता है। और क्या, चिमटा हो गया, बेलचा हो गया, किसान का हल हो गया, ये सब आ जाता है हमारा तृतीय उत्तोलक में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। आखिर नाम ही है सॉल्यूशन बाय पीजे हमारे चैनल का, तो आप लोग के लिए सॉल्यूशन भी तो लाएंगे ही। तो जानते हैं कि प्राथमिक वाले उत्तोलक को हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो प्राथमिक में एक मन में ट्रिक रख लीजिए कि बीच में अगर आपको नट बोल्ट दिख रहा है, बीच में नट बोल्ट अगर दिख रहा है, तो समझ जाइए कि वो क्या है, प्राथमिक उत्तोलक है। तो बीच कैंची देखें तो कैंची के बीच में नट होता है, पिलास के बीच में नट होता है, नेल कटर के बीच में नट होता है, तो यही हो जाता है क्या,
प्राथमिक। उसी तरह द्वितीयक वाले को कैसे याद रखेंगे, तो द्वितीयक वाला में क्या होगा कि आगे में आपको नट बोल्ट मिलेगा, आगे नट बोल्ट। बस याद करने के लिए ये सब तो बोल के भाषा में हम लोग बोलचाल के भाषा में आसानी से याद रख सकते हैं कि बीच में रहेगा तो कौन सा होगा, आगे में रहेगा तो कौन सा हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक के रूप में याद रख लीजिए कि आगे अगर नट बोल्ट दिखा तो समझ जाइए कि द्वितीयक उत्तोलक है। जैसे कि नींबू निचोड़ने वाला मशीन या फिर खैनी काटने वाला मशीन सरौता, इस सब में आपको आगे में ही नट बोल्ट मिल जाएगा। क्या होता है, टाइट होता है, उसी पे कसा हुआ होता है। बात करते हैं तृतीय वाला को कैसे याद रखें, तो तृतीय वाला में हाथ से देखिएगा कि बहुत ज़्यादा उस पर बल दिया जाएगा। जैसे चिमटा है तो चिमटा हाथ से ही नहीं यूज करेंगे और ज़्यादा जोर रहेगा हाथ से चिमटा पर। बेलचा हो गया, फिर किसान का हल हो गया, यानी हाथ से ज़्यादा काम इस पे जोर पड़ रहा है, तो ये आ जाएगा किसमें, तृतीयक उत्तोलक में। तो बस इसको ध्यान के लिए हाथ लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, ऑप्शन से पकड़ा जाएगा जब इतना बता दिए हैं उसके बाद। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या आ जाता है। अब आते हैं न्यूटन के नियम पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। न्यूटन का गति, न्यूटन का गति। अब न्यूटन का गति में क्या क्या क्वेश्चन पे, तो सबसे पहले यही हो गया कि न्यूटन नाम छुपा हुआ है, तो न्यूटन कौन थे, तो भौतिकी का पिता भी न्यूटन को ही कहा जाता है। किसका पिता, भौतिकी का पिता या भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो न्यूटन को। अब गति के बारे में किसने बताया था, गति के बारे में भी तो न्यूटन ही बताए थे। गति के बारे में तो पूछ लिया जाता है कि किस पुस्तक में बताए थे, तो प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक में। और कब बताए थे, तो 1687 में। इसको जरूर ध्यान रखना है। ये तो सबको पता होता है कि भौतिकी के पिता न्यूटन है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि किस बुक में गति के बारे में न्यूटन ने बताया है, तो प्रिंसिपिया बुक में। और कब बताया है, तो 1687 में। और न्यूटन का कितना नियम था, तीनों नियम। और तीनों नियम से क्वेश्चन आता है, तो जानते हैं कि पहला नियम में क्या था न्यूटन का। तो पहला नियम, आप लोग भी जरूर नोट्स बनाते जाइएगा, हेल्पफुल होगा आपको याद रखने में। ऐसे सुनते रहिएगा तो सिर्फ सुनने से इतना चीज दिमाग में नहीं याद हो पाएगा, तो नोट्स बनाना ही पड़ेगा। तो पहला नियम क्या है हमारा, न्यूटन ने क्या नियम दिया था, जड़त्व या गैलीलियो का नियम, जड़त्व या गैलीलियो का नियम। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जड़त्व या गैलीलियो का नियम मतलब न्यूटन का कौन सा नियम है, तो न्यूटन का कौन सा नियम हो जाएगा, तो पहला नियम हो जाएगा। तो इसको हम लोग को थोड़ी जानना है कि इसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कंपटीशन के हिसाब से बस हम लोग को जो पूछा जाता है एग्जैक्ट वो याद रखना है। तो फर्स्ट नियम मतलब न्यूटन ने क्या दिया था, तो यही हो जाता है कि जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी इसे कहा जाता है, और पहला नियम भी यही था। एग्जाम्पल के रूप में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है। जैसे क्या पूछ लेता है, सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है जो कि बहुत बार पूछा गया है, कि पौधों की टहनी को हिलाने पर, पौधों की टहनी को हिलाने पर फूल एवं फल का गिरना, फूल एवं फल का गिरना। तो मतलब क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा कि पौधों की टहनी को हिलाने पर फल या फूल का गिरना कौन सा, न्यूटन का कौन सा नियम है, तो कौन सा नियम है, तो पहला नियम है। और इसे कौन सा नियम भी बोला गया, तो जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी बोला गया। और एग्जाम्पल के रूप में जान लीजिए कि चलती हुई कार में ब्रेक, चलती हुई कार में ब्रेक लगाने पर क्या करेगा, यात्री आगे की ओर झुकेगा, यात्री आगे की ओर झुकेगा।
सीधा सीधी मतलब देखिएगा कि या तो वस्तु गति में रहेगा या फिर विराम में रहेगा। यही है पहला नियम, गति या विराम। मतलब ट्रिक के रूप में इसको ध्यान रख सकते हैं कि गति या विराम में जब वस्तु रहे, तो जैसे कि क्या है, ये पौधों की टहनी हिला रहे हैं तो गति में है, और वो क्या हो गया, फूल और फल उससे गिर गया। और वही चलती हुई कार है तो क्या हो गया, ब्रेक लगा, अचानक से यात्री आगे की ओर झुकेगा। तो ये सब किस में आ जाएगा, न्यूटन का पहला नियम में आ जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन और मिल जाता है कि किस मतलब न्यूटन का किस नियम से बल का परिभाषा मिलता है, तो इसी नियम से, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम से ही बल का परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब बढ़ते न्यूटन के दूसरे नियम पर कि उसमें क्या था। न्यूटन का दूसरा नियम पर आइए। दूसरा नियम, तो न्यूटन का दूसरा नियम में क्या मिला था, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। तो फोर्स बराबर मास, यही याद रखना है कि फोर्स बराबर मास, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान। और इसमें भी एग्जाम्पल के ही रूप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं कि दूसरा नियम में क्या था। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या होता है कि गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगना, चोट अधिक लगना। कहीं न कहीं आपको तुलना दिखेगा सेकेंड नियम में। एग्जाम्पल से पकड़ने के लिए बस ये बता रही हूँ ट्रिक कि आपको चोट लगने का या तुलना दिखेगा तो समझ जाइएगा कि सेकेंड नियम है। और क्या पूछ लिया जाता है, तो जैसे कि क्या करते हैं, कील को ठोकते हैं तो हथौड़ा से मारते हैं ना, तो उसको जोर जोर से चोट करना ही हो गया। तो ये एग्जाम्पल भी इसी में आ जाएगा। और क्या कह सकते हैं, वही लिख लीजिए कि कील को ठोकने पर हथौड़ा से चोट करना। इसकी तो यहाँ जहाँ तुलना और चोट दिख जाए तो समझ जाइएगा कि न्यूटन का सेकेंड नियम है, और आपको एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो बस इस ध्यान रखने के लिए मैं बता रही हूँ कि क्या न ऐसा कुछ साइंस में लिखा हुआ नहीं है, तो ये ध्यान देना है, चोट या तुलना। अब आते हैं अंतिम नियम की कि न्यूटन का तीसरा नियम में क्या था। न्यूटन का तीसरा नियम में क्या था, तो न्यूटन का तीसरा नियम था कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। ठीक है, मतलब क्रिया करिएगा तो उसके बदले प्रतिक्रिया तो आपको मिलेगा ही, मेहनत कीजिएगा तो फल मिलेगा ही। तो जस्ट लाइक वही है कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया था तीसरा नियम में। और इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो ये भी पूछता है जो ध्यान देने वाला है सबसे ज़्यादा, कि बंदूक से गोली चलाने पर, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने से हाथ का खींचना। क्रिया इसमें क्या हो गया, क्रिया हुआ कि हम बंदूक से गोली चलाएं, और इसमें प्रतिक्रिया क्या हुआ कि मतलब गोली चलाने पर क्या हुआ, हमारा हाथ पीछे की ओर क्या हुआ, झटका दे दिया। तो यही हुआ क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। तो ये भी आपको पकड़ा जाएगा एग्जाम्पल से। और क्या होता है, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, नाव का पीछे हटना, ये भी क्या हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम ही हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम ही हो जाएगा।
तो ये भी ध्यान, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल से आपको पकड़ा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ इसी संडे सेशन में, जो कि हर बार आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आएगा। आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ साथ आपको टॉप 5 क्वेश्चन का कलेक्शन भी मिलेगा, और वैसा कलेक्शन जिससे मतलब कि आप एग्जाम हॉल में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन ला रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छा कंटेंट तैयार कर पाएँ आप लोगों के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन संडे स्पेशल पार्ट 3 में, कुछ नए टॉपिक को लेकर, कुछ नए विषय को लेकर। और हमारा जो रेगुलर सेशन है टॉप 5 क्वेश्चन का, वो भी आप लोग जरूर देखते रहिए, रेगुलर जुड़े हुए रहिए। आप देखिएगा, आपको खुद एग्जाम के लिए बहुत ही लाभ बुझाएगा, तो जरूर देखिए। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।